इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। ओडिशा में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पिछले 1 महीने से भक्त जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं। आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी में 6,500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि यात्रा के हर रास्ते पर सेना और राज्य पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा आज अहमदाबाद में शुरू हो गई। जमालपुर के 400 साल पुराने मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई। रथ यात्रा की शुरुआत मंगल आरती से हुई। ये यात्रा कई इलाकों से होकर गुजरेगी। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की शुरुआत मंगल आरती से हुई। यात्रा कई इलाकों से गुजरेगी। वहीं किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। रथ यात्रा शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने सोने की झाड़ू से भगवान की रथ का रास्ता साफ किया। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। पिछले 15 सालों में ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगैर इस यात्रा की शुरुआत हुई। रथ यात्रा शुरू होते ही जय रणछोड़ माखन चोर और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की नारे गूंजे। रथ में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम सवार हैं। ये करीब 18 किलोमीटर तक भक्तों को दर्शन देंगे। यूपी के वाराणसी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो गई। काशी नगरी में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के साथ ही इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा के साथ ही बनारस में आज से 3 दिनों का मेला भी शुरू हो गया। पुरी के शंकराचार्य स्वामी ऋषरानंद सरस्वती ने कहा कि वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करेंगे। दरअसल प्रशासन की तरफ से उन्हें एक पत्र मिला है जिसमें ये कहा गया है कि वो अपने शिष्यों के साथ दर्शन करने न आया करें। प्रशासन के इस फरमान से वो नाराज हैं। यूपी के बाराबंकी में निर्माणाधीन मकान गिरने से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए। इनमें से 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 3 लोगों की हालत फिलहाल नाजुक बनी है। चेन्नई में निर्माणाधीन इमारत के गिरने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इमारत के मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। ये इमारत 11 मंजिला बनाई गई थी। हादसा पुरौर के मुगालिकपम इलाके में हुआ। राहत और बचाव का काम जारी है। चश्मदीदों के बयान के मुताबिक इमारत में काम चल रहा था। इसी दौरान ये अचानक भरभरा कर गिर गई। जिस इलाके में हादसा हुआ वहां बीते कई दिनों से बारिश हो रही थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बारिश की वजह से ही यह हादसा हुआ। चश्मदीदों के बयान के मुताबिक इमारत में काम चल रहा था। इसी दौरान ये अचानक भरभरा कर गिर गई। जिस इलाके में हादसा हुआ वहां बीते कई दिनों से बारिश हो रही थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बारिश की वजह से ही यह हादसा हुआ। इमारत के 10 फ्लोर का काम खत्म हो चुका था। 11वीं मंजिल पर काम चल रहा था। इसी दौरान इमारत गिर पड़ी। कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। मौके पर एम्बुलेंस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। दमगा की 12 गाड़ियां और 100 से ज्यादा फायर फाइटर भी राहत और बचाव काम में लगे हैं। बारिश को हादसे की एक वजह माना जा रहा है, लेकिन असली वजह जांच के बाद ही पता चल पाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पहले मलबे में दबे लोगों को निकालना प्राथमिकता है। इमारत में फंसे लोगों में ज्यादातर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए मजदूर बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बयान में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो इस हादसे से बेहद हैरान है। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में भी बड़ा हादसा हुआ। यहां एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। देखते ही देखते ऊंची इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा शनिवार की सुबह करीब 8:45 पर हुआ। अचानक ही ये इमारत जमींदोज हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि बिल्डिंग में कुल 14 लोग रहते थे, जिनमें से 2 लोग घर से बाहर गए हुए थे। आनन फानन में मलबे से लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे से जिन लोगों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया था उनमें से 7 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की 3री मंजिल पर 5 परिवार रहते थे। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जबकि बिल्डिंग में कुछ मरम्मत का काम भी चल रहा था। 5वीं मंजिल खड़ा हुआ था। इसके ऊपर सपोर्ट थी, वो बनना था नया। सपोर्ट हट गई, ये मकान गिर पड़ा। सुना है प्लम्बर कुछ काम कर देता है इसमें। इंद्रलोक में हुए हादसे को लेकर एनटीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें जूनियर इंजीनियर के कौशिक और असिस्टेंट इंजीनियर राम अवतार गोयल शामिल हैं।
इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव टीम ने फौरन मलबे से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। मरने वालों में 5 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंद्रलोक इलाके का दौरा किया। केजरीवाल ने उस जगह का दौरा किया जहां इमारत गिरी थी। केजरीवाल ने इस हादसे के लिए एमसीडी और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। अरुणाचल के 2 शहरों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने अपना असर दिखाया। ईटानगर और नाहरलागुन में लैंडस्लाइड से कई जगह आवाजाही बाधित हुई है। यहां से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 52 पूरी तरह से तबाह हो गया है। नाहरलागुन, कारसिंगसा और दोईमुख एरिया में रास्ते सक्रिय हो चुके हैं। नेशनल हाईवे की जगह पर मिट्टी का छोटा सा रॉड बाकी रह गया है। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह जाम के हालात है। रास्तों पर कहीं भी कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है जिससे पता लग सके कि आगे रास्ता खराब हो चुका है। गुवाहाटी में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी शहरों में जा घुसा है। सड़कें तालाब बन गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद कर रही हैं। असम में बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। राजधानी गुवाहाटी के भरलुमुख इलाके में हर तरफ पानी भरने से लोग दहशत में हैं। इलाके के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। लोगों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 650 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। असम के कार्बिलांग जिले में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य बच्चियां गंभीर रूप से झुलस गई। बीते 1 हफ्ते से असम के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीच सड़क आग का कहर देखने को मिला। रात के अंधेरे में एक स्कॉर्पियो धू धू कर जलने लगी। आग लगने की रोड पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। गाड़ी में सवार लोग ग्वालियर के बसंत विहार के पास पहुंचे। उसी वक्त एक चिंगारी उठी। चश्मदीदों ने बताया कि देखते ही देखते इस पार्किंग से उठी चिंगारी ने गाड़ी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में आग की तेज लपटों का कहर बीच रोड पर दिखने लगा। गाड़ी में आग लगते ही रोड पर बाकी गाड़ियां रुक गईं। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज इराक संकट पर दिल्ली में खाड़ी देशों के राजनयिकों के साथ बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने सभी राजनयिकों को समन बुलावा भेजा है। वो खाड़ी देशों के राजदूतों से भी मिलेंगी। इराक में गहराते संकट के बीच भारत ने अपने बंधकों को वहां से निकालने का काम तेज कर दिया। भारत ने शनिवार को इराक के शांत इलाकों से 10,000 भारतीयों को निकालने के लिए 3 कैंप ऑफिस बनाए हैं। कैंप ऑफिस के अधिकारी उन जगहों पर जाएंगे जहां भारतीय नागरिक काम करते हैं। यदि वो वहां से निकलने के इच्छुक है तो उन्हें निकालने का वो इंतजाम करेंगे। उनकी यात्रा के लिए दस्तावेज के इंतजाम के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय उनके एयर टिकट का इंतजाम भी करेगा। गौरतलब है कि बहुत से भारतीयों के पासपोर्ट उनकी कंपनियों ने जब्त कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगवा 39 भारतीय सुरक्षित है। भारतीय दूतावास से क्रिस में फंसे 46 नर्सों के भी संपर्क में है। मंत्रालय ने नर्सों के कंपाउंड में धमाके की खबरों का भी खंडन किया। इराक में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के बीच भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में आईएनएस मैसूर और अदन की खाड़ी में आईएनएस तरकश को तैनात किया है। नेवी ने दोनों जंगी जहाजों के कप्तानों से अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो आईएनएस मैसूर और आईएनएस तरकश को इराक में फंसे लोगों को निकालने के अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा। इराक में हालात बिगड़ने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय इराक के अलग अलग हिस्सों में फंस गए। उधर इराकी सेना ने सद्दाम हुसैन के गृहनगर तिकरीत से आईएसआईएस के आतंकियों को पीछे खदेड़ दिया। सरकारी टीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इराकी विमानों और टैंकों की मदद से हजारों इराकी सैनिकों ने तिकरीत पर चारों ओर से हमला किया। सेना के हवाई हमलों में 60 से ज्यादा आतंकी मारे गए। चीन के हालिया मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने साफ किया कि मानचित्र से जमीन पर स्थिति बदल नहीं सकती। भारत ने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल चीन ने एक बार फिर अपना नया नक्शा जारी करके नए विवाद को जन्म दे दिया है। चीन ने फिर अरुणाचल प्रदेश और इस बार जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया है। केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद चीन ने पहली बार ये विवादित नक्शा जारी किया है। अकबरुद्दीन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल उठा सकता है। ये प्रतिनिधिमंडल पंचशील की 60वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए फिलहाल चीन में ही है।
दरअसल उपराष्ट्रपति हामिद करजई पंचशील समझौते की 60वीं सालगिरह के समारोह में हिस्सा लेने के लिए चीन में है। हामिद अंसारी आज ही के दिन 1954 में भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसमें शांतिपूर्ण संबंधों के लिए 5 सिद्धांतों का जिक्र किया गया था। लेकिन पंचशील सिद्धांतों को चीन धत्ता बताता रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के पंगोंग झील के पास भारतीय इलाके में घुसपैठ की और उस इलाके पर अपना दावा जताया। खबर के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बोट्स परगोग झील के भाते हिस्से में 5.5 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी। यह घटना 24 जून की है। इस झील का ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में पड़ता है और चीन के नियंत्रण में है। खबर के मुताबिक हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट्स पर आए चीनी सैनिक 2 घंटे तक रुके रहे। बाद में भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस भेजा। ये पहला मौका नहीं है जब चीनी सैनिकों ने ऐसा किया। अभी तक 12 बार चीनी और भारतीय सैनिक इस झील पर आमने सामने आ चुके हैं। विवादित पंगोंग झील पर कब्जे को लेकर चीन और भारत के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। 1962 की लड़ाई में भी इस झील को लेकर उठे विवाद की बड़ी भूमिका थी। अब इस झील में घुसपैठ की खबर ने भारत की चिंताएं फिर बढ़ा दी। लंबे वक्त तक असमंजस की स्थिति रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन का रास्ता साफ हो चुका है। डीयू में 1 जुलाई से दाखिले शुरू हो जाएंगे। इससे ठीक एक दिन पहले 30 जून को फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक और बड़ा फैसला किया है। विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि इस साल से बीटेक और बीएमएस के कोर्स में दाखिले नहीं होंगे। 4 वर्षीय बीटेक और बैचलर इन मैनेजमेंट साइंस पाठ्यक्रम से किस तरह निपटा जाएगा, यह भी पता नहीं चल पाया है। ऐसी खबर है कि स्टैंडिंग कमेटी पिछले वर्ष बीटेक में दाखिला लेने वाले छात्रों को उनका पाठ्यक्रम जारी रखने का सुझाव देगी और बीएमएस को एक कोर्स को फिर से 3 कोर्स बीबीई, बीबीएस और बीएफआईए में बांटा जा सकता है। इन विषयों में 2500 से ज्यादा छात्र 1 साल पूरा कर चुके हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी FYUP को लेकर डीयू के वीसी दिनेश सिंह और यूजीसी के बीच टकराव हो गया था, जिससे नामांकन की प्रक्रिया थम गई थी। बाद में डीयू ने यूजीसी का निर्देश मानते हुए इसे वापस ले लिया। बीजेपी के नए सांसदों के ट्रेनिंग कैंप का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज के सेशन में कुल 3 सेशन रखे गए हैं। नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल नए सांसदों को संबोधित करेंगे। समापन भाषण बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी देंगे। गडकरी ये बताएंगे कि जनता के लिए किस तरह का कार्य करना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याएं कैसे दूर करनी चाहिए। जावड़ेकर ये बताएंगे कि मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन से कैसे बचा जाए। वहीं पीयूष गोयल ये बताएंगे कि सोशल मीडिया का क्या महत्व है। ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को बयानबाजी के बजाय काम पर ध्यान देने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद व्यक्ति पर नहीं मुद्दों पर बात करें। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर सांसदों को भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बचने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच अच्छा व्यवहार करें, जिससे नई पीढ़ी आपसे सीख सके। पीएम बोले, विपक्ष और जनता की नजर आप पर है। पीएम मोदी ने सांसदों को ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाने से दूर रहने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, साथ ही वो ऐसा काम न करें जिससे सरकार की किरकिरी हो। पीएम ने बीजेपी सांसदों से ट्रेनिंग कैंप की प्राइवेसी को बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सांसद ट्रेनिंग कैंप की न ही फोटो खींचे और न ही वीडियो बनाए। साथ ही सांसदों को मीडिया से बात न करने की भी नसीहत दी गई है। इस ट्रेनिंग कैंप में कुल 11 सत्र रखे गए हैं। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी सांसदों से 1,000 का शुल्क भी लिया गया। ट्रेनिंग कैंप में रहने और खाने पीने का भव्य इंतजाम है, लेकिन सांसद शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खा सकेंगे। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि पहली बार सांसद बने मोदी दूसरे नवनिर्वाचित सांसदों को संसदीय प्रणाली की बारीकियां सिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले में संघ नेताओं केएस सुदर्शन और सुरेश सोनी को बेदाग करार दिया है। पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि घोटाले से पूर्व संघ प्रमुख और संघ नेता का कोई लेना देना नहीं। यही नहीं, एमपी पुलिस ने घोटाले में इन दोनों के नाम आने को अफवाह करार दिया। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर अब तक बोलने से बच रहे संघ नेता सुरेश सोनी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। सोनी ने सुदर्शन और खुद का नाम उछाले जाने पर सियासी बात कही है। सोनी ने कहा कि वो गलत काम की पैरवी ही नहीं कर सकते। इस मामले में सुरेश सोनी ने मीडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है, उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, ये कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। मीडिया ट्रायल या जजमेंट न देते हुए अदालत में केस चल रहा है।
वहीं सुरेश सोनी ने घोटाले में पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन के नाम उछाले जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सुदर्शन जी जैसे देश के लिए समर्पित जीवन का नाम घसीटना एक राजनीतिक डिजाइन ज्यादा लगता है। नेहरू ने वक्तव्य दिया है कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। दरअसल व्यापम घोटाले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों ने पूछताछ में आरएसएस के 2 बड़े नेताओं पर उंगली उठाई थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने व्यापम घोटाले में आरएसएस के नेताओं का नाम ले आने पर चुटकी ली है। साईं बाबा और शंकराचार्य विवाद मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि वो खुद साईं को मानती है। मैं अपने आप को उस बात से विलग कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगी। मतलब उमा भारती के इस बयान पर शंकराचार्य ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि उमा के गुरु उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि उमा भारती ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। उमा भारती ने कहा कि शंकराचार्य उनके पिता समान। साई के समर्थन में उतरी केंद्रीय मंत्री उमा भारती को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर उमा खुद को सनातनी धर्म ही मानती हैं तो शंकराचार्य की कही बातें उन्हें माननी होंगी। हरिद्वार जिला प्रशासन ने साईं भक्तों के हर की पैड़ी में सामूहिक स्नान पर रोक लगा दी है। शंकराचार्य के बयान के विरोध में साईं भक्तों ने आज के दिन सामूहिक गंगा स्नान करने का ऐलान किया। बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कहा कि राहुल में शासन करने का टेम्परामेंट ही नहीं। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए था। दिग्विजय ने यह भी कहा कि राहुल का राजपाट में मन नहीं लगता और वो स्वभाव से शासक नहीं है। दिग्विजय का बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल की नेतृत्व क्षमता को लेकर पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका संभालनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। बैंगलोर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी पर दिए अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरह से दिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक रही कांग्रेस पर अब उसके सेकुलर होने को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही सीनियर नेता एंटनी ने उठाया। एंटनी ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास कम हुआ। एंटनी ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के एक वर्ग को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस खास समुदाय और संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आइटम गर्ल और हाल ही में राजनीति में हाथ आजमा चुकी राखी सावंत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई। आरपीआई की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राखी सावंत ने कहा कि मुझे गरीबों के लिए काम करना है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से सोमवार को छोड़े जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-23 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस यान के जरिए 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे जिसमें सबसे बड़ा और अहम सैटेलाइट है स्पॉट 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस प्रक्षेपण को देखने के लिए उपस्थित रहेंगे। यूपी के अमरोहा में हाथापाई की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। 2 लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात करने लगे। कई लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसकी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह तस्वीर अमरोहा नगर पालिका की है। सफाई कर्मचारियों का एक गुट वेतन में बढ़ोतरी को लेकर धरने पर बैठा हुआ था। यूपी के बहराइच में पुलिस का अलग ही चेहरा सामने आया है। यहां अस्पतालों में अवैध वसूली को लेकर भर्ती वाले आपस में ही भिड़े। पंजाब का बरनाला में इलाज के दौरान 3 लड़कों की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के पीलीभीत में एक महिला की पेड़ पर लटकी लाश मिलते ही हड़कंप मच गया। महिला की पहचान मैनाकोट इलाके में रहने वाली जयदेव के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में बोरवेल के अंदर गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। खेलते वक्त ये बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। जालंधर के न्यू दिलबाग नगर इलाके में अपराधियों ने बीजेपी सांसद विजय सांपला की मांग से स्नैचिंग की। गुजरात के भावनगर में अलग शिप ब्रेकिंग यार्ड में बड़ा हादसा हुआ। शिप ब्रेकिंग यार्ड में धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के पटियाला में पावर ग्रिड में जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद पावर ग्रिड धू धू कर जलने लगा।